हेलो माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स क्या है इसके बारे में आज जानेंगे और कैसे इसको पढ़ना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर एक स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर कोई है तो वह फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स में हम लॉ ऑफ नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिक्स इज साइंस ऑफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इन इट। जो भी चीजें आपको दिखती हैं, जो भी आपके सामने दिख रहा है, एवरीथिंग, हर चीज की स्टडी हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। एक्चुअली फिजिक्स जो है वह लॉ ऑफ नेचर है। नेचर या कैसे बिहेव करता है, नेचर के जो फिनोमिनॉन हैं उनको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ कैसे उनकी स्टडी करेंगे और उन स्टडीज से अपने ह्यूमन लाइफ को कैसे सपोर्ट करेंगे, ताकि आज का समय का जो विज्ञान है कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये सब फिजिक्स का ही देन है और सब कुछ स्टडी फिजिक्स के अंदर ही करी जाती है। तो एक्चुअली फिजिक्स वर्ड का जो ओरिजिनेशन हुआ वो है ग्रीक लेटर। यह क्या है कि यह एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक एंशियंट लेटर है। और यह है, इसका मतलब है फिजिक। और फिजिक का मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर, यानी नेचर के बारे में हम जाने, इसके बारे में स्टडी हम करें। यह चीज हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। देखो बेटा, फिजिक्स पढ़ने के लिए जो भी स्टूडेंट आईआईटी जे या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सीक्वेंस का जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं आज की क्लास में सिर्फ आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए यह क्लास ले रहा हूं। और कैसे आप फिजिक्स में एक एक टॉपिक को इंटर रिलेट कर पाएंगे, पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए फिर उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, उसके बारे में मैं इस लेक्चर के मीडियम से बताऊंगा। तो सबसे पहले फिजिक्स में हमको शुरुआत करना चाहिए काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट स्टडिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी काइनेमेटिक्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी करते हैं? मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन, विदाउट स्टडिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें क्या है, टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काइनेमेटिक्स के अंदर। जैसे किसी बॉडी का मूवमेंट कितना हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका वेलोसिटी क्या रही, एक्सीलरेशन क्या रहा, इन सब की स्टडी हम काइनेमेटिक्स में करेंगे। काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं करेंगे, यानी कि मोशन का कॉज क्या है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो मोशन में कैसे आएगी, इस बात की स्टडी नहीं करेंगे। बस हमको यह पढ़ना है कि बॉडी रेस्ट पर थी, मोशन में आ गई। ठीक है, बस इतना ही इसके अंदर हमें पढ़ना है। केवल मूवमेंट, देखो ये साइकिल चला रहा है आदमी, ये मूव कर रहा है, मूवमेंट की स्टडी हमें करनी है। ये कार जो है हाईवे पे चल रही है, यह मूव कर रही है। ये जो बॉल्स हैं इनको अगर छोड़ दिया जाए तो जाके टकराएंगे, यह टकरा के दूसरे को भी मूव कराएगा। तो काइनेमेटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम मूवमेंट की स्टडी करते हैं। यह चैप्टर इतना छोटा नहीं है, इसको शुरुआत करते हैं तो काफी बातें, इवन मैथमेटिकल टूल्स भी इसी चैप्टर के अंदर हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसकी? मोशन की, यानी काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे मोशन की। इसके बाद हम जानेंगे कॉज ऑफ मोशन, यानी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन इन दिस नेचर। इस नेचर में मोशन प्रोड्यूस करने वाली क्वांटिटी क्या है। कोई भी बॉडी रेस्ट पर हो तो मोशन में तभी आएगी जब उस पर फोर्स लगाया जाए। यानी आंसर होगा क्या? Cause of motion is force. Force is the quantity which produce motion in a body. Force is a quantity which can start motion of a body, which can stop the motion of the body, which can change the direction of motion of the body. So force has important role. And what is force? So force is a push or pull applied by one body to another. आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये लड़का जो है इस बॉडी को खींच रहा है, पुल कर रहा है अपने तरफ, और ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। यहाँ पे देखो दो लोग हैं, एक आदमी जो है राइट साइड पुश कर रहा है और एक आदमी राइट साइड ही पुल कर रहा है। तो फोर्स जो होता है दिस इज पुश और पुल। तो आप एक बात ध्यान देना कि फोर्स लगने के लिए कम से कम दो बॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक बॉडी जिसने फोर्स लगाया और एक बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगा। तो क्योंकि यह लॉज ऑफ मोशन जब हम डायनेमिक्स की स्टडी करेंगे तो उसमें यह काफी इंपॉर्टेंट होगा।
यानी इसी के बारे में, फोर्सेस के बारे में स्टडी करनी है उस टाइम पे। उस टाइम पे हमें सिर्फ मूवमेंट की स्टडी नहीं करनी है, हमें कॉज ऑफ मोशन की स्टडी करनी है। और इसको कहा जाता है डायनेमिक्स। और यह पूरा बेस्ड है लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर। और लॉ ऑफ इनर्शिया को सिस्टमेटिक तरीके से जो बताया गया वो है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने इसको सिस्टमेटिक तरीके से बताया। चैप्टर छोटा नहीं है, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। बट आज की क्लास में बस आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूं कि पहले आप काइनेमेटिक्स सीख लिए, तब आपको लॉज ऑफ मोशन यानी कॉज ऑफ मोशन भी सीखना चाहिए। और जब आप दोनों सीख लिए तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉज ऑफ फोर्स। अभी हमने पढ़ा कि कॉज ऑफ मोशन जो है वो तो है फोर्सेस। फोर्सेस जो है वो कॉज ऑफ मोशन है। लेकिन कॉज ऑफ फोर्स क्या होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं। कॉज ऑफ फोर्स, तो देखो इस नेचर में फोर्स प्रोड्यूस करने वाली क्वांटिटी जो है वो है एनर्जी। एनर्जी वो क्वांटिटी है जिससे कि फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है। बाकी कोई भी दूसरी क्वांटिटी फोर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। कहीं भी कोई भी फोर्स होगा आप देखना, वह एनर्जी से ही प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, कोई पूछे कि कैसे आप कह सकते हो कि एनर्जी से फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो सपोज करो कि कोई एक ब्लॉक है, यह हैवी ब्लॉक है, मैंने यहाँ पे फिगर भी दिखा रखा है, यह एक वेट है और इस वेट को आपको उठाना है। तो वेट को जब आपको उठाना है तो आप इस वेट को कैसे उठा पाओगे, इस वेट को आप कैसे उठा पाओगे? ऑब्वियसली आप देखोगे तो अर्थ इसको खींच रही है नीचे एमजी के फोर्स से। यह एमजी के फोर्स से अर्थ खींच रही है नीचे। और यानी कि अगर मान लो, सपोज करो कि इसका मास जो है, मैंने यह मास मान लिया कि यह 150 केजी का है। सपोज करो कि ये जो मास है यह 150 केजी, 1.5 क्विंटल का है। और आपसे कहा जाए उठाने के लिए तो आप उठा सकते हो। जब इसके मैकेनिज्म को आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई अर्थ इसको खींच रही है नीचे की तरफ, मैं जी की वैल्यू 10 ले रहा हूं, तो 1500 न्यूटन के फोर्स से अर्थ जो है नीचे की तरफ खींच रही है इस ऑब्जेक्ट को। अगर इसे उठाना है तो यह जो आदमी उठा रहा है इसको, यह भी कम से कम इसके ऊपर कम से कम 1500 न्यूटन का या उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाएगा, तभी उठा पाएगा। तो इसको उठाने के लिए भी हमें 1500 न्यूटन का फोर्स चाहिए। जब एक बीमार आदमी ट्राई करेगा इसको उठाना, कोई एक कमजोर आदमी ट्राई करेगा 150 केजी उठाने के लिए, वो नहीं उठा सकता। लेकिन कोई ये जो बॉडी बिल्डर है, ये लोग उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं? क्योंकि इनके अंदर एनर्जी ज्यादा है। ये इनके अंदर ज्यादा एनर्जी है, देन दे आर एबल टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। दे कैन प्रोड्यूस 1500 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑल्सो। They can produce 1500 Newton of force, but an ordinary person cannot be lift up this block, this weight, because they have not enough energy to produce such huge amount of force. If we are trying, we cannot lift up this body, क्योंकि हमारे पास भी उतनी ताकत नहीं है कि इसको उठा ले। ठीक है, आप लोग भी नहीं उठा सकते। तो यहाँ कोई जो प्रोफेशनल होगा, जो जिसका काम ही है बॉडी बिल्डिंग करना, वो उठा लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है और वह ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। देखो एक मैं सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं। तो इस नेचर में सबसे पहले देखो, हम फिजिक्स की स्टडी करने के दौरान सबसे पहले हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर कॉज ऑफ मोशन यानी फोर्सेस के बारे में, लॉज ऑफ मोशन में स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद कॉज ऑफ फोर्सेस दैट इज एनर्जी, एनर्जी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में स्टडी करेंगे। इस नेचर में, इस एग्जाम्पल से आप सीख गए होगे, समझ गए होगे कि इसको उठाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी ही वो क्वांटिटी है जो फोर्स प्रोड्यूस करेगी और उस फोर्स की वजह से यह वेट ऊपर उड़ सकता है, उड़ जाएगा, इसको उठाया जा सकता है। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एनर्जी। इस नेचर में एनर्जी का कॉज क्या है? कैसे इस नेचर में एनर्जी प्रोड्यूस करी जा सकती है? तो आप कह सकते हो, यहीं से सोचो, कहां से? जहां से वेट लिफ्टर ने इसको उठा लिया। तो वेट लिफ्टर का जो एनर्जी है वो कहां से आया? वेट लिफ्टर की एनर्जी उसके फूड से आई।
वह जो खाना खाता है उससे उसकी एनर्जी मिली। ठीक है, यानी कि वेट लिफ्टर के एनर्जी का जो सोर्स है वह है फूड। तो फिर फूड की एनर्जी का सोर्स क्या है? ऑब्वियसली फूड की एनर्जी का सोर्स होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स की एनर्जी का सोर्स क्या है? तो प्लांट्स की एनर्जी का सोर्स है सनलाइट। सन से जब लाइट आती है, सन से जो है ना, लाइट जब सन से अर्थ तक आती है, तो यही सनलाइट के प्रेजेंट में हम अपनी बॉडी की एनर्जी बनाते हैं। एक्चुअली मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस नेचर में एनर्जी का कोई भी कॉज नहीं है। नथिंग इज द कॉज ऑफ एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स। क्यों? बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यह एक एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। देखो इस बात को मैं प्रूव कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि वेट लिफ्टर की जो एनर्जी है वह उसके फूड से आई, उसके खाने से आई, और उसके खाने की जो एनर्जी है वह सनलाइट से आई। सनलाइट जो है, सनलाइट के प्रेजेंट में जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके वो सनलाइट के एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं, और उसी फूड को हम लेते हैं। यानी हमारे बॉडी की एनर्जी का सोर्स प्लांट है, प्लांट की एनर्जी का सोर्स सनलाइट है, यानी कि सन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। सन से ही सारी एनर्जी बनी हुई है अर्थ की, क्योंकि अर्थ का बर्न भी तो सन से ही हुआ है। आगे मैं बता रहा हूं सन की एनर्जी का सोर्स क्या होगा। आंसर होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन। आप ऐसे समझ लो कि सन के अंदर एक दिन में 10 लाख हाइड्रोजन बम फूटते हैं। हाइड्रोजन बम का जो कॉन्सेप्ट होता है वह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। एटम बम का कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे बेस्ड होता है, जिसमें हैवी न्यूक्लियस स्मॉलर में ब्रेक होते हैं। बट फ्यूजन रिएक्शन में स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के बिगर न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, जो कि सन की एनर्जी का सोर्स है। तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होगा कि उस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की एनर्जी जो है वो कहां से आई? तो उसका आंसर होगा कि यह एनर्जी सन के जन्म के साथ ही आई, सन के बर्थ के साथ ही आई। तो सन के बर्थ के लिए जो एनर्जी थी वो कहां से आई? तो उसका आंसर होगा बिग बैंग। मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? बिग बैंग। फिजिक्स की थ्योरी यह कहती है कि जब इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, नथिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं था, तब टाइम भी नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉल हुआ करता था, एक पॉइंट साइज बॉल हुआ करता था, जिसकी मास इनफाइनाइट, टेम्परेचर इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर इनका हुआ करता, 10⁻32 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था। और उस टाइम पे टाइम नहीं था। पूरा का पूरा मैटर कह दो या जो भी एनर्जी है वह सभी उसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर समाहित थी, उसी के अंदर जो है पूरी की पूरी फुलफिल्ड थी। टाइम नहीं था, टाइम जिसको हम कहते हैं वो टाइम नहीं था। जैसे ही उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ जिसको हम कहते हैं बिग बैंग, उस एक्सप्लोजन को कहते हैं बिग बैंग। तो बिग बैंग के 10⁻⁻43 के बाद रेडिएशन इसमें से निकले, और रेडिएशन यानी एक तरह से एनर्जी, लाइट भी एक रेडिएशन है, बट बहुत सारे रेडिएशन हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। तो रेडिएशन भी एक टाइप की एनर्जी है, और वह एनर्जी निकली पहले, और उसी एनर्जी से सबसे पहले जो है ना पार्टिकल्स बने। इन पार्टिकल्स को कहा गया क्या? क्वार्क्स। देखो ये क्वार्क्स बने, और क्वार्क्स मिल करके न्यूट्रॉन्स को बनाए। न्यूट्रॉन्स से एक पार्टिकल इजेक्ट हुआ बाहर, तो वह न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, और वह जो पार्टिकल बाहर की तरफ इजेक्ट हुआ वह देखो इस प्रोटॉन के सराउंडिंग या रिवॉल्व करने लगा, घूमने लगा, और यह बन गया हाइड्रोजन एटम। तो इस यूनिवर्स का जो पहला एलिमेंट बना वह हाइड्रोजन एटम बना। हाइड्रोजन एटम के बाद से दूसरे एलिमेंट्स हीलियम, बोरॉन और अदर हैवी एलिमेंट्स भी बनने लगे, और इन एलिमेंट्स के अंदर मास था, और मास मैसिव पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्सेस के वजह से नजदीक नजदीक आना शुरू हुए, जिससे गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, और स्टार्स का भी ऐसे ही फॉर्मेशन हुआ। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज बिग बैंग, एनर्जी ऑफ बिग बैंग। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ बिग बैंग, तो कोई भी साइंटिस्ट इसका आंसर नहीं देगा,
किसी के पास इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी ऑलरेडी पहले से थी, और यह एनर्जी आज भी है, और यह एनर्जी आगे भी रहेगी। एनर्जी कभी भी न तो क्रिएट होती है और न ही डिस्ट्रॉय होती है, यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में एनर्जी का एक्चुअल रीजन, एक्चुअल क्रिएटर कोई नहीं है। एनर्जी आज भी है, किसी दूसरे फॉर्म में है, वो अलग फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो अपना अलग इफेक्ट दिखाएगी। इस पूरी स्टडी को हम फिजिक्स के अंदर करेंगे। तो देखो, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप समझो कि पहले आप काइनेमेटिक्स पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप लॉज ऑफ मोशन को समझते हो, यानी कॉज ऑफ मोशन को, फिर आप वर्क एनर्जी पावर को समझते हो। जब ये 3 चैप्टर आप पढ़ लिए तो इन्हीं चैप्टर्स का एप्लीकेशन आप आगे करोगे, और पूरे फिजिक्स में हर जगह होगा। और मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स का बैकबोन है, तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा सभी स्टूडेंट को कि सबसे ज़्यादा फोकस्ड होकर के मैकेनिक्स को स्ट्रांग बनाओ, तो फिजिक्स अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। और इंटरेस्ट के साथ जो है ना कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स को अपनी एवरीडे लाइफ से फील करो और रिलेट करो, और फिर उसको सॉल्व करो, फिर उसको समझो, उसकी एनालिसिस करो, और एक एक टॉपिक करके आप प्रिपेयर करो। 2 साल के टाइम में आराम से फिजिक्स इतना प्रिपेयर कर लोगे कि जेई में भी फुल मार्क्स, या नीट की तैयारी कर रहे हो उसमें भी फुल मार्क्स। थैंक यू।